साथियों, आप सभी का विजय नाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 12 की पुस्तक है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। इसका अध्याय 6 है, जिसका शीर्षक है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। तो इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चैप्टर प्रारंभ होता है कि आज 21वीं शताब्दी में सामाजिक परिवर्तन पर कोई चर्चा भूमंडलीकरण के संदर्भ पर कुछ विचार किए बिना हो ही नहीं सकती। यह स्वाभाविक है कि सामाजिक परिवर्तन और विकास विषयक इस पुस्तक में भूमंडलीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण अर्थात लिबरलाइजेशन शब्द इससे पहले के अध्यायों में आ चुके हैं। अध्याय 4 में भूमंडलीकरण, उदारीकरण और ग्रामीण समाज विषयक अनुभाग को पुनः स्मरण करें। अपनी पुस्तक के पन्ने पीछे की ओर पलटें और अध्याय 5 में उदारीकरण के बारे में भारत सरकार की नीति और भारतीय उद्योगों पर उसका प्रभाव विषयक अनुभाग को पढ़ें। जब हमने अध्याय 3 में विजन मुंबई एवं भूमंडलीय शहरों के भविष्य के बारे में चर्चा की थी, तब भी ये शब्द आए थे। जब हमने उदाहरण दिया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बनते हैं और वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मुंबई जाते हैं, तब उन्होंने जो वक्तव्य दिया था। अपनी पाठ्यपुस्तकों के अलावा भी आपने भूमंडलीकरण शब्द को समाचार पत्रों, टेलीविजन कार्यक्रमों, यहाँ तक कि अपनी रोजमर्रा की बातचीत में भी पढ़ा सुना होगा। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग जो है वो विभिन्न तरीके से किया जाता है। आप समाचार पत्रों या टेलीविज़न कार्यक्रमों में देखेंगे तो भूमंडलीकरण एवं विश्वव्यापी या ग्लोबल शब्द का प्रयोग विभिन्न बार होता है। तो आप इनसे यह जानने में सहायता मिलती है कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रसंगों में अनेक रीतियों से किया जाता है। फिर भी हमें यह स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में इस शब्द का अर्थ क्या है। इस अध्याय में हम भूमंडलीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन के अर्थ को उसके भिन्न भिन्न आयामों में और उनके सामाजिक परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भूमंडलीकरण की एक ही परिभाषा हो सकती है और उसे समझने का तरीका भी एक ही है। दरअसल हम यह देखेंगे कि भिन्न भिन्न विषय अथवा अकादमिक शास्त्र अर्थात डिसिप्लिन भूमंडलीकरण के भिन्न भिन्न पक्षों पर ध्यान दिलाते हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक आयामों जैसे कि पूंजी के प्रवाह आदि का अधिक विवेचन करता होगा। राजनीति शास्त्र सरकारों की बदलती हुई भूमिका पर ध्यान दिलाता होगा तथा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ही इतनी व्यापक है कि भिन्न भिन्न विषयों को भूमंडलीकरण के कारणों और परिणामों को समझने के लिए एक दूसरे से अधिकाधिक जानकारी लेनी पड़ती है। तो आइए देखें कि समाजशास्त्र भूमंडलीकरण को समझने के लिए क्या क्या करता है। आपको याद होगा कि हमने पहली पुस्तक में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के विशिष्ट स्वरूप के बारे में चर्चा की थी। एक बार भूमंडलीकरण को समझने के लिए समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयोजन से फिर हम थोड़ा पीछे चलते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। यह अपने विश्लेषण को अलग अलग व्यक्तियों जैसे दुकानदार और ग्राहक, अध्यापक और छात्र, दो मित्रों अथवा पारिवारिक सदस्यों के बीच की अंतःक्रियाओं पर केंद्रित कर सकता है। इसी प्रकार यह अपने विश्लेषण को राष्ट्रीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी अथवा जाति संघर्ष तथा जनजातीय लोगों के वन संबंधी अधिकारों पर सरकारी नीति का प्रभाव या ग्रामीण ऋणग्रस्तता आदि तक सीमित रख सकता है। भूमंडलीय सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे कामगार वर्ग पर नए लचीले श्रम विनियमों अथवा नौ युवाओं पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा देश की शिक्षा प्रणाली पर विदेशी महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के प्रवेश के प्रभाव की जांच कर सकता है। इसलिए समाजशास्त्र उन विषयों यानी परिवार एवं मजदूर संघ अथवा ग्राम आदि से परिभाषित नहीं होता है जिनका यह अध्ययन करता है, बल्कि वह एक चुने हुए क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है इससे परिभाषित होता है। ये जो अभी हमने अनुच्छेद को सावधानीपूर्वक पढ़ा, अब आप भली भांत समझ पाएंगे कि समाजशास्त्र क्या अध्ययन करता है से नहीं, बल्कि यह कैसे अध्ययन करता से इसमें परिभाषित किया गया है, जो अभी हम लोगों ने उदाहरण पढ़ा है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि समाजशास्त्र जो है वो भूमंडलीकरण के केवल सामाजिक अथवा सांस्कृतिक परिणामों का ही अध्ययन करता है। यह व्यक्ति और समाज, सूक्ष्म और स्थूल, व्यष्ट एवं समष्ट अर्थात माइक्रो एवं मैक्रो, स्थानीय एवं भूमंडलीय के बीच के संबंधों के भाव को समझने के लिए समाजशास्त्रीय कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। एक दूरदराज के गांव में रहने वाला किसान भूमंडलीय परिवर्तनों से कैसे प्रभावित होता है, भूमंडलीकरण ने मध्यम वर्ग के रोजगार के अवसरों पर कैसा प्रभाव डाला है, उसने बड़े भारतीय निगमों के राष्ट्रीय या ट्रांसनेशनल निगम बन जाने की संभावनाओं को कैसे प्रभावित किया है। यदि खुदरा व्यापार का क्षेत्र पार राष्ट्रीय बड़ी कंपनियों के लिए खोल दिया जाता है तो पड़ोस के पंसारी, मतलब जो आपके पड़ोस के जनरल स्टोर की दुकान है, उस पंसारी पर उसका क्या प्रभाव होगा। आज हमारे शहरों और कस्बों में इतने अधिक बड़े बड़े बिक्री भंडार या
इसको कहते हैं शॉपिंग मॉल्स, क्यों हैं? आज युवाओं में अपना खाली समय बिताने का तरीका कैसे बदल गया है? हम भूमंडलीकरण द्वारा लाए जा रहे विभिन्न प्रकार के व्यापक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण देते हैं। आप स्वयं भी ऐसे और कई उदाहरण बता सकेंगे जिनसे भूमंडलीकरण, जो भूमंडलीय घटनाक्रम है, आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है और उसके माध्यम से उस तरीके को भी प्रभावित कर रहा है जिससे समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करना है। बाजार को खुला कर देने और अनेक उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटा देने से हम देखते हैं कि हमारे पास पड़ोस की दुकानों में दुनिया के भिन्न भिन्न भागों से उत्पादित वस्तुएं आने लगी हैं। आयात पर लगे सभी प्रकार के परिणात्मक प्रतिबंधों को पहली अप्रैल 2001 से खारिज कर दिया गया। अब पड़ोस के फलों की दुकान में बिक्री के लिए पड़ी चीन की नाशपाती और ऑस्ट्रेलिया के सेब को देखकर आश्चर्य नहीं होता है। पड़ोस की दुकान में आपको ऑस्ट्रेलियाई संतरे का रस और बर्फ़ में जमे हुए पैकेटों में तलने के लिए तैयार आलू आदि की चिप्स मिल जाएंगी। हम अपने घरों में अपने परिवार या मित्रों के साथ बैठकर जो खाते पीते हैं वह भी धीरे धीरे बदल रहा है। नीति में किए गए एक जैसे परिवर्तन उपभोक्ताओं और उत्पादकों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। यह बदलाव जहां एक संपन्न शहरी उपभोक्ता के लिए उपभोग के नए और व्यापक विकल्प लाता है, वहीं एक किसान के लिए आजीविका का संकट पैदा कर सकता है। ये परिवर्तन व्यक्तिगत होते हैं क्योंकि वे व्यक्ति के जीवन और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से सार्वजनिक नीतियों से भी जुड़े होते हैं जिन्हें सरकार अपनाती है और विश्व व्यापार संगठन तथा WTO के साथ समझौता करके तय करती है। इसी प्रकार स्थूल नीतिगत परिवर्तनों का मतलब यह है कि एक टेलीविज़न चैनल की बजाय आज हमारे पास वास्तव में 20 चैनल हैं। मीडिया में जो आकस्मिक नाटकीय परिवर्तन आए हैं वे संभवतः भूमंडलीकरण के सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव हैं। हम इनके बारे में अगले अध्याय में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ वैसे ही कुछ बेतरतीब उदाहरण दे दिए गए हैं, लेकिन आप इनकी सहायता से उस घनिष्ठ पारस्परिक संबंध को समझ सकेंगे जो लोगों के व्यक्तिगत जीवन और भूमंडलीकरण की दूरस्थ नीतियों के बीच विद्यमान है। जैसा कि पहले कहा गया है कि समाजशास्त्री कल्पना शक्ति सूक्ष्म एवं स्थूल के बीच, व्यष्टि एवं समष्टि के बीच, माइक्रो एवं माइक्रो के बीच और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक के बीच संबंध स्थापित कर सकती है। समाजशास्त्र को अक्सर समाज का अध्ययन करने वाले एक शास्त्र के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा जैसे कि पिछली पुस्तक में एक गांव का अध्ययन किया गया था, तो एक गांव का अध्ययन विभिन्न सामाजिक समूहों और उनके समाजों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें यह भी देखना होता है कि उस गांव का समाज बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ा है। यह जुड़ाव आज पहले से कहीं अधिक संगत हो गया है। कोई भी समाजशास्त्री या सामाजिक मानविकी एक समाज का अलग थलग रूप में अध्ययन नहीं कर सकता है। स्थान और समय की दूरियां सिकुड़ जाने से यह परिवर्तन हुआ है। समाजशास्त्रियों को इन भूमंडलीय अंतः संबंधों को ध्यान में रखते हुए गांवों, परिवारों, आंदोलनों, बच्चों के पालन पोषण के तरीकों, काम और अवकाश के क्षणों, दफ्तरशाही, अधिकारी तंत्रीय संगठनों अथवा जातियों का अध्ययन करना होगा। इन अध्ययनों में विश्व व्यापार संगठन के नियमों का कृषि पर तथा उसके फलस्वरूप किसान पर पड़ने वाले प्रभाव का भी ध्यान रखा जाएगा। भूमंडलीकरण का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। यह हम सबको प्रभावित करता है। कुछ के लिए इसका अर्थ है नए नए अवसरों का उपलब्ध होना, तो दूसरों के लिए आजीविका की हानि हो सकती है। ज्यों ही चीनी और कोरियाई रेशम के धागे यानी यार्न ने बाजार में प्रवेश किया, बिहार की रेशम कातने और धागा बनाने वाली औरतों का धंधा ही चौपट हो गया। बुनकर और उपभोक्ता इस नए यार्न एवं चीन एवं कोरिया के जो रेशम के धागे हैं को अधिक पसंद करते हैं क्योंकि यह कुछ सस्ता है और इसमें एक तरह की चमक भी होती है। भारतीय समुद्री जल में बड़े बड़े मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के प्रवेश के साथ ही कुछ ऐसी ही उठापटक हुई। ये बड़े बड़े जहाज वे सब मछलियां बटोर कर ले गए जो पहले भारतीय नौकाओं द्वारा इकट्ठा की जाती थी। इस प्रकार मछली छांटने, सुखाने, बेचने और जाल बुनने वाली औरतों की रोजी रोटी छिन गई। गुजरात में गोंद इकट्ठा करने वाली औरतें जो पहले बावल के पेड़ों, जिसको जूलीफेरा कहते हैं, इन पेड़ों से गोंद इकट्ठा करती थीं, सूडान से सस्ते गोंद का आयात शुरू हो जाने से अपना रोजगार खो बैठी। भारत के लगभग सभी शहरों में रद्दी बीनने वाले लोग कुछ हद तक अपना रोजगार खो बैठे क्योंकि विकसित देशों से रद्दी कागज का आयात होने लगा है। इसी अध्याय में आगे चलकर हम यह देखेंगे कि परंपरागत मनोरंजनकर्ताओं के व्यवसायों पर इस भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है।
यह स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण का सामाजिक आशय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसा कि आपने अभी देखा कि समाज के विभिन्न हिस्सों पर इसका प्रभाव बहुत ही भिन्न प्रकार का होता है। इसलिए भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में लोगों के विचार एक समान न होकर बहुत ही विभाजित हैं। कुछ का विश्वास है कि भूमंडलीकरण बेहतर विश्व के अग्रदूत के रूप में अत्यंत आवश्यक है। दूसरों को डर है कि विभिन्न भागों समूहों के लोगों पर भूमंडलीकरण का असर बहुत ही अलग अलग प्रकार का होता है। उनका कहना है कि अधिक सुविधा संपन्न वर्गों में बहुत से लोगों को तो इससे लाभ होगा, लेकिन पहले से ही सुविधा वंचित आबादी के बहुत बड़े हिस्से की हालात बद से बदतर होती चली जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी जो यह कहते हैं कि भूमंडलीकरण एकदम नई प्रक्रिया नहीं है। अगले 2 अनुभागों में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि यह एकदम नई प्रक्रिया है या नहीं। हम यह भी पता लगाएंगे कि प्राचीन काल में भूमंडलीकरण या भूमंडलीय स्तर पर भारत के अंतः संबंध कैसे थे। हम यह भी जांच करेंगे कि क्या वास्तव में भूमंडलीकरण की कुछ खास विशेषताएं हैं और वे क्या क्या हैं। अब हम लोग बात करते हैं, क्या भूमंडलीकरण के अंतः संबंध विश्व और भारत के लिए नए हैं। यदि भूमंडलीय अंतः संबंधों के बारे में हम यह पूछ सकते कि क्या कोई नई प्रघटना है। क्या भारत और विश्व के विभिन्न भाग प्रारंभिक कालों में आपस में अंतःक्रिया नहीं करते थे। अब हम लोग पहले प्रारंभिक वर्ष की बात करते हैं। भारत जो है आज से 2000 वर्ष पहले भी विश्व से अलग थलग नहीं था। हमने अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में प्रसिद्ध रेशम मार्ग या सिल्क रूट के बारे में पढ़ा है। यह मार्ग सदियों पहले भारत को उन महान सभ्यताओं से जोड़ता था जो चीन, फ्रांस, मिस्र और रोम में स्थित थे। हम यह भी जानते हैं कि भारत के लंबे अतीत के दौरान विश्व के भिन्न भिन्न मार्गों से लोग यहाँ आए थे, कभी व्यापारियों के रूप में, कभी विजेताओं के रूप में और कभी नए स्थान की तलाश में प्रवासी के रूप में, और फिर वे यहीं बस गए। दूर दराज के भारतीय गांव में लोग ऐसे समय को याद करते हैं जब उनके पूर्वज कहीं और रहा करते थे, जहां से वे उस स्थान पर आए जहां वे इस समय रह रहे हैं। इस प्रकार भूमंडलीय अंतःक्रिया अथवा भूमंडलीय दृष्टिकोण कोई नई चीज नहीं है जो आधुनिक भारत के लिए अनोखी हो। इससे संबंधित एक उदाहरण आप पढ़ सकते हैं। यह एक रोचक तथ्य है कि संस्कृत भाषा का सबसे महान व्याकरणाचार्य पढ़नी जो है, जिसने ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के आसपास संस्कृत व्याकरण और स्वर विज्ञान को सुव्यवस्थित एवं रूपांतरित किया था, वह अफगान मूल के थे। 7वीं शताब्दी के चीनी विद्वान ई जिंग ने चीन से भारत आते हुए मार्ग में जावा, जो कि श्री विजय शहर कहलाता है, तो जावा में, ये इंडोनेशिया के, वर्तमान में इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में, तो जावा में रुककर संस्कृत सीखी थी। अंतःक्रियाओं का प्रभाव थाईलैंड से मलाया, इंडो चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कोरिया और जापान तक समस्त एशिया महाद्वीप की भाषाओं और शब्दावलियों में दृष्टिगोचर होता है। हमें कूप मंडूक, कुएं में रहने वाले मेढक संबंधित एक नीति कथा में एकाकीकरणवाद या आइसोलेशनिज्म के विरुद्ध एक चेतावनी मिलती है। यह नीति कथा संस्कृत के अनेक प्राचीन ग्रंथों में बार बार दोहराई गई है। कूप मंडूक एक मेढक है जो जीवन भर एक कुएं में रहता है। वह और कुछ नहीं जानता और बाहर की हर चीज़ पर शक करता है। वह किसी से बात नहीं करता और किसी के साथ किसी भी विषय पर तर्क वितर्क नहीं करता है। वह तो बस बाहरी दुनिया के बारे में अपने दिल में गहरा संदेह पाले रखता है। विश्व का वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास वास्तव में बहुत ही सीमित होता है यदि हम भी कूप मंडूक की तरह जीवन बिताते। तो ये ग्लोबलाइजेशन का फायदा है कि हम कूप मंडूक नहीं रह गए। अब आगे देखते हैं, उपनिवेशवाद और भूमंडलीय संयोजन के बारे में बात करते हैं। तो हमने आधुनिक भारत में सामाजिक विकास की कहानी औपनिवेशिक काल से शुरू की थी। आपने अध्याय 1 में पढ़ा होगा कि आधुनिक पूंजीवाद का उसके प्रारंभ से ही एक भूमंडलीय आयाम रहा है। उपनिवेशवाद उस व्यवस्था का एक भाग था जिसे पूंजी, कच्ची सामग्री, ऊर्जा और बाजार के नए स्रोतों और एक ऐसे संजाल या नेटवर्क की आवश्यकता थी जो उसे संभाले हुए था। आज भूमंडलीकरण की आम पहचान है लोगों का बड़े पैमाने पर प्रवसन अर्थात माइग्रेट करना, जो उसका एक परिभाषिक लक्षण है। आप या तो जानते ही हैं कि संभवतः लोगों का सबसे बड़ा प्रवसन या माइग्रेशन यूरोपीय लोगों का देशांतरण था, जब वे अपना देश छोड़कर के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जा बसे थे। आपको याद होगा कि भारत से गिरमिटिया मजदूरों को किस प्रकार जहाज़ों में भर करके एशिया, अफ्रीका और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के दूरवर्ती भागों में काम करने के लिए ले जाया गया था, और दास व्यापार के अंतर्गत हजारों अफ्रीकियों को दूरस्थ तटों तक गाड़ियों में भरकर ले जाया गया था। अब हम लोग स्वतंत्र भारत और विश्व की बात करते हैं। तो स्वतंत्र भारत ने भी भूमंडलीय दृष्टिकोण को अपनाया है।
अपनाए रखा है। यह कई अर्थों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से विरासत में मिला था। विश्व भर में चल रहे उदारता संघर्षों के लिए प्रतिबद्धता, विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के साथ एकता दर्शाना इसी दृष्टिकोण का अभिन्न अंग था। बहुत से भारतवासियों ने शिक्षा एवं कार्य के लिए समुद्री पार की यात्राएं की। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। कच्चा माल, सामग्री और प्रौद्योगिकी का आयात और निर्यात स्वतंत्रता प्राप्त के समय से ही देश के विकास का अंग बना रहा। विदेशी कंपनियां भारत में सक्रिय थीं, इसलिए हमें अपने आप से यह पूछने की जरूरत है कि परिवर्तन की वर्तमान प्रक्रिया क्या आमूल रूप से उस प्रक्रिया से भिन्न है जिसे हमने अतीत में देखा था। अब हम लोग भूमंडलीकरण की समझ को थोड़ा सा देखते हैं कि भूमंडलीकरण वास्तव में कैसे क्या है। हमने देखा कि अत्यंत प्रारंभिक काल से ही भूमंडलीय विश्व के साथ भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि पाश्चात्य पूंजीवाद, जैसा कि वह यूरोप में उभरा था, उपनिवेशवाद के रूप में अन्य देशों के संसाधनों पर भूमंडलीय नियंत्रण के रूप में उभरा और आगे भी रहेगा। किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या भूमंडलीकरण जो है केवल भूमंडलीय अंतः संबंधता के बारे में ही है, या फिर इसका संबंध उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से है जो उत्पादन और संचार, श्रम तथा पूंजी के संगठन, प्रौद्योगिकी नवाचार और सांस्कृतिक अनुभवों, शासन की प्रणालियों और सामाजिक आंदोलनों में हुए हैं। ये परिवर्तन तब भी सार्थक प्रतीत होते थे, भले ही कुछ प्रतिमान पूंजीवाद की प्रारंभिक अवस्थाओं में स्पष्टता दृष्टिगोचर हो चुके हों। कुछ ऐसे परिवर्तनों ने, जो कि संचार क्रांति से प्रभावित हुए थे, हमारे काम करने और रहने के तौर तरीकों को बहुआयामी रूपों में बदल दिया गया। आज हम भूमंडलीकरण की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में बतलाने का प्रयास करेंगे। जब आप उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि भूमंडलीय अंतः संबंधता की एक सरल परिभाषा भूमंडलीकरण की गहनता एवं जटिलता को क्यों नहीं पकड़ पाती। भूमंडलीकरण का अर्थ समूचे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों के विस्तार के कारण विश्व के विभिन्न लोगों, क्षेत्रों एवं देशों के मध्य अंतर्निर्भरता की वृद्धि से है। यद्यपि आर्थिक शक्तियां भूमंडलीकरण का एक अभिन्न अंग है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि अकेली वे शक्तियां ही भूमंडलीकरण को उत्पन्न करती हैं। भूमंडलीकरण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा ही सबसे आगे बढ़ा है। इन प्रौद्योगिकियों ने विश्व भर में लोगों के बीच अंतःक्रिया की गति एवं क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि राजनीतिक संदर्भ में भी इसका विस्तार हुआ है। आइए भूमंडलीकरण के विभिन्न आयामों पर दृष्टिपात करें। अपनी चर्चा को सहज बनाने के लिए हम आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर पृथक रूप से विचार करेंगे तथा आप शीघ्र ही समझ पाएंगे या जाएंगे कि वे पहलू कितनी गहराई से परस्पर जुड़े हुए हैं। तो अब हम लोग भूमंडलीकरण के विभिन्न जो आयाम हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्थिक आयाम की। तो आर्थिक आयाम को देखते हैं। भारत में हम उदारीकरण और भूमंडलीकरण दोनों शब्दों का प्रयोग अक्सर करते रहते हैं, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का। वह वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए अवश्य हैं, पर एक जैसे नहीं हैं। भारत में हमने देखा कि राज्य तथा सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन लाने का निर्णय लिया था। इन परिवर्तनों को उदारीकरण की नीति कहा जाता है। अब सबसे पहले हम लोग उदारीकरण की आर्थिक नीति को थोड़ा समझते हैं। तो भूमंडलीकरण में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का विश्व भर में विस्तार सम्मिलित है। यह विस्तार कुछ आर्थिक नीतियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। मोटे तौर पर इस प्रक्रिया को भारत में उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण शब्द का तात्पर्य ऐसे अनेक नीतिगत निर्णयों से है जो भारत द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोल देने के उद्देश्य से लिए गए थे। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा इससे पहले अपनाई जा रही नीति पर विराम लग गया। सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक ऐसे कानून बनाए थे जिनसे यह सुनिश्चित किया गया था कि भारतीय बाजार और भारतीय स्वदेशी व्यवसाय व्यापक विश्व की प्रतियोगिता से सुरक्षित रहे। इस नीति के पीछे यह अवधारणा थी कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ देश स्वतंत्र बाजार की स्थिति में नुकसान में ही रहेगा। आप अध्याय 1 में उपनिवेशवाद के आर्थिक प्रभाव के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। सरकार का यह भी विश्वास था कि अकेला बाजार ही संपूर्ण जन कल्याण, विशेष रूप से सुविधा वंचित वर्गों के कल्याण का ध्यान नहीं कर सकेगा। यह महसूस किया गया कि जनसाधारण के कल्याण के लिए सरकार को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। जैसा कि आपने अध्याय 3 में पढ़ा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे कितने महत्वपूर्ण थे। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अर्थ था भारतीय व्यापार को नियमित करने वाले नियमों और वित्तीय नियमनों को हटा देना। इन उपायों को आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। ये सुधार क्या हैं? जुलाई 1991 से भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने सभी प्रमुख क्षेत्रों, कौन से क्षेत्र? कृषि, उद्योग, व्यापार, विदेशी निवेश
और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं आदि में सुधारों की एक लंबी श्रृंखला देखी। इसके पीछे मूल अवधारणा यह थी कि भूमंडलीय बाजार में पहले से अधिक समावेश करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उदारीकरण की प्रक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेना भी जरूरी हो गया। ये ऋण कुछ निश्चित शर्तों पर दिए जाते हैं। सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आर्थिक उपाय करने के लिए वचनबद्ध होना पड़ता है और इन आर्थिक उपायों के अंतर्गत संरचनात्मक स्ट्रक्चरल समायोजन की नीति अपनानी होती है। इन समायोजनों का अर्थ सामान्यतः सामाजिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा में राज्य के व्यय में कटौती है। अतः अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में भी यह बात कही जा सकती है। अब हम लोग बात करते हैं पारराष्ट्रीय निगम के बारे में। ठीक, अभी तो हमने उदारीकरण की आर्थिक नीति के बारे में बात की, अब पारराष्ट्रीय निगम के बारे में बात करते हैं। तो भूमंडलीकरण को प्रेरित एवं संचालित करने वाले अनेक आर्थिक कारकों में से पारराष्ट्रीय ट्रांसनेशनल पारराष्ट्रीय निगमों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। TNC पारराष्ट्रीय निगम ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं अथवा बाजार सेवाएं प्रदान करती हैं। ये अपेक्षाकृत छोटे फर्में भी हो सकती हैं। इनके एक या दो कारखाने उस देश से बाहर होते हैं जहां वे मूल रूप से स्थित हैं। साथ ही वे बड़े विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान भी हो सकते हैं जिसका कारोबार संपूर्ण भूमंडल में फैला हुआ है। कुछ बहुत बड़े पारराष्ट्रीय निगमों के नाम जो जग प्रसिद्ध हैं वे हैं कोका-कोला, जनरल मोटर्स, कॉलगेट, पामोलिव, कोडैक, मित्सुबिशी आदि। ये सब क्या है? कुछ पारराष्ट्रीय निगम हैं। भले ही इन निगमों का अपना एक स्पष्ट राष्ट्रीय आधार हो, फिर भी वे भूमंडलीय बाजारों और भूमंडलीय मुनाफों की ओर अभिमुखित हैं। कुछ भारतीय निगम भी पारराष्ट्रीय बन गए हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी कह सकते हैं, तो पारराष्ट्रीय बन गए हैं। किंतु हम समय के इस बिंदु पर निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि इस रुख को कुल मिलाकर भारत के लोग इसे किस अर्थ में लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था एक अन्य कारक है जो आर्थिक भूमंडलीकरण को सहारा देता है। कंप्यूटर के माउस को दबाने मात्र से बैंक, निगम, निधि प्रबंधक और निवेशकर्ता अपनी निधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इधर से उधर भेज सकते हैं। हालांकि इस प्रकार क्षण भर में इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा भेजने का यह तरीका बहुत खतरनाक भी है। भारत में अक्सर इसकी चर्चा स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले उतार चढ़ाव के संदर्भ में की जाती है। यह उतार चढ़ाव विदेशी निवेशकों द्वारा मुनाफे के लिए अचानक बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदने या बेचने के कारण आता है। ऐसे सौदे संचार क्रांति की बदौलत ही संभव हुए हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं भार रहित अर्थव्यवस्था या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था के बारे में। भूमंडलीय अर्थव्यवस्था पिछले युगों के विपरीत अब प्राथमिक रूप से कृषि या उद्योग पर आधारित नहीं है। भार रहित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसके उत्पाद सूचना पर आधारित होते हैं। तो याद रखिएगा, यदि कहा जाए कि भार रहित अर्थव्यवस्था या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो यह ऐसी अवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके उत्पाद सूचना पर आधारित होते हैं, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मीडिया और मनोरंजक उत्पाद तथा इंटरनेट आधारित सेवाएं। ये सब किस में आते हैं? ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था या भार रहित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें अधिकांश कार्यबल जो है वस्तुओं के वास्तविक भौतिक उत्पादन अथवा वितरण में संलग्न नहीं होता, बल्कि उनके डिजाइन, विकास, प्रौद्योगिकी, विपणन, बिक्री और सर्विस आदि में लगा रहता है। इस अर्थव्यवस्था में आपके पड़ोस में स्थित खान पान प्रबंधन सेवा से लेकर के बड़े बड़े ऐसे संगठन भी शामिल होते हैं जो सम्मेलनों जैसे व्यावसायिक समारोहों से लेकर के शादी विवाह जैसे पारंपरिक आयोजनों के लिए मेजबान को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे जो गेस्ट हाउस इत्यादि वगैरह होते हैं। ऐसे भी बहुत से नए व्यवसाय हैं जिनके बारे में कुछ दशकों पहले सुना ही नहीं गया था। उदाहरण के लिए कार्यक्रम प्रबंधक, इवेंट मैनेजर का। क्या आपने उनके बारे में सुना है? वे क्या करते हैं? ऐसी की कुछ नई सेवाओं का पता लगाइए आप। अब हम लोग अगला देखते हैं, वित्त का भूमंडलीकरण। यह भी ध्यान रहे कि मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के कारण पहली बार वित्त का भूमंडलीकरण हुआ। भूमंडलीय आधार पर एकीकृत वित्तीय बाजार इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कुछ ही क्षणों में अरबों खरबों डॉलर के लेन देन कर डालते हैं। पूंजी और प्रतिभूति बाजारों में
24 घंटे व्यापार चलता रहता है। न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन जैसे नगर वित्तीय व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं। भारत में मुंबई को देश की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। आगे चलते हैं, भूमंडलीय संचार के बारे में बात करते हैं। तो विश्व में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और दूरसंचार के आधारभूत ढांचे में हुई महत्वपूर्ण उन्नति के फलस्वरूप भूमंडलीय संचार व्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अब कुछ घरों और बहुत से कार्यालयों में बाहरी दुनिया के साथ संबंध बनाए रखने के अनेक साधन मौजूद हैं, जैसे टेलीफोन, चाहे वो लैंडलाइन हो या मोबाइल, दोनों किस्मों का, फैक्स मशीनें, डिजिटल और केबल टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मेल और इंटरनेट आदि। आप में से कुछ को ऐसी बहुत सी जगहों के बारे में पता होगा और कुछ को नहीं भी होगा। हमारे देश में इसे अक्सर डिजिटल विभाजन का सूचक माना जाता है। इस डिजिटल विभाजन के बावजूद प्रौद्योगिकी को ये विविध रूप समय और दूरी को तो संकुचित या कम करते ही हैं। इस ग्रह पर दो सुदूर विपरीत दिशाओं जैसे बेंगलुरु और न्यूयॉर्क में बैठे दो व्यक्ति न केवल बातचीत कर सकते हैं, बल्कि दस्तावेज और चित्र आदि भी एक दूसरे को उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से भेज सकते हैं। आप अपने पिछले अध्याय में पढ़ चुके कि वायु स्रोत से काम कैसे लिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग इंटरनेट के विकास और उसके प्रयोग से संबंधित एक उदाहरण को देख लेते हैं कि भूमंडलीय स्तर पर इंटरनेट का प्रयोग जो है 1990 के दशक में बहुत अधिक बढ़ गया। 1998 में विश्व भर में 7 करोड़ लोग इंटरनेट का प्रयोग करते थे। इनमें से 62% प्रयोगकर्ता जो थे या यूजर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में थे, जबकि 12% एशिया में थे। 2000 तक इंटरनेट के प्रयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर के 32.5 करोड़ हो गई। भारत में सन 2000 तक इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या कितनी थी? 30 लाख हो गए और 1.5 करोड़ लोग इसका प्रयोग करते थे। इस अत्यधिक वृद्धि के कारण देश भर में साइबर कैफे की उपलब्धता थी। ये आपके 2001 के आंकड़े बताए गए हैं। 15 अगस्त 2006 को CNN IBN के जनमत प्रसारण के अनुसार देश के लगभग 7% युवाओं को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जबकि केवल 3% युवाओं के पास घर में कंप्यूटर है। ये आपका 2006 का आंकड़ा है। ये आंकड़े स्वयं यह सूचित करते हैं कि देश में कंप्यूटरों का तेजी से फैलाव होने के बावजूद डिजिटल विभाजन यहाँ अब भी है। मतलब केवल 3% युवाओं के पास घर में है और केवल 7% युवाओं को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है, जो साइबर कैफे के माध्यम से व्यापक रूप से उपलब्ध है। किंतु ग्रामीण इलाके अब भी अनिश्चित विद्युत आपूर्ति, व्यापक रूप से फैली हुई निरक्षरता और टेलीफोन कनेक्शन जैसी अधिसंरचनाओं के अभाव के कारण अधिकतर इस सुविधा से वंचित हैं। ये जो आपको उदाहरण बताया गया ये 2006 का उदाहरण है। अभी हम लोग वर्तमान में 2020 में रह रहे हैं, तो ये जो है ये यूजर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जो डिजिटल विभाजन था ये काफ़ी कम हुआ, फिर भी वर्तमान में भी ये जो डिजिटल विभाजन है अभी भी बना हुआ है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं भारत में दूरसंचार विस्तार के संदर्भ में। तो जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उस समय इस नए राष्ट्र में 35 करोड़ की जनसंख्या के लिए 84,000 टेलीफोन लाइनें थीं। 33 साल बाद 1980 तक भी भारत की टेलीफोन सेवा की हालत ठीक नहीं थी। तब 70 करोड़ की जनसंख्या के लिए केवल 25 लाख टेलीफोन तथा 12,000 सार्वजनिक फ़ोन थे और भारत के 6 लाख गाँव में से केवल 3% गाँव में ही टेलीफोन लगे हुए थे। किंतु 1990 के दशक के आखिरी वर्षों में दूरसंचार परिदृश्य में व्यापक बदलाव आ गया। 1999 तक भारत में 2.5 करोड़ टेलीफोन लाइनें लग चुकी थीं, जो देश के 300 नगरों, 4,869 कस्बों और 3,10,897 गाँव में फैली हुई थी, जिनकी बदौलत भारत का दूरसंचार संजाल या नेटवर्क जो था विश्व में 9वां सबसे बड़ा नेटवर्क या संजाल बन गया था। 1988 से 1998 के बीच किसी न किसी प्रकार की टेलीफोन सुविधा वाले गांवों की संख्या 27,316 से बढ़कर के 3 लाख यानी भारत में गांवों की कुल संख्या से आधी हो गई। 2000 तक कोई 6,50,000 पब्लिक कॉल ऑफिस या PCO भारत में दूर दूर तक ग्रामीण, पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में विश्वसनीय टेलीफोन सेवा प्रदान करने लगे थे, जहां टेलीफोन करने के इच्छुक व्यक्ति आराम से पैदल चलकर जाएं, टेलीफोन करें और मीटर में आए पैसे चुका दें। इस प्रकार PCO की सुविधा उपलब्ध हो जाने से पारिवारिक सदस्यों के साथ संपर्क बनाए रखने की भारतीय लोगों की एक प्रबल सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकता पूरी होती है। जैसे कि भारत में शादी, विवाह आदि के उत्सव में शामिल होने के लिए, सगे संबंधियों के पास जाने के लिए और अंत्योष्टि आदि में सम्मिलित होने के लिए रेलगाड़ी यात्रा करने का सबसे सुलभ
साधन बन गई है, वैसे ही टेलीफोन भी पारिवारिक घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दूरभाष सेवाओं से संबंधित अधिकतर विज्ञापनों में माँ को बेटे बेटियों से और दादा दादियों नाना नानियों को पोते पोतियों नाती नातियों से अलग से बात करते हुए दिखाया जाता है। भारत में दूरभाष व्यवस्था का विस्तार वाणिज्यिक कार्य व्यवहार के अलावा अपने प्रयोगकर्ता के लिए प्रबल सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार का कार्य भी करता है। तो ये जो उद्धरण था आपका, ये 2001 का उद्धरण था। वर्तमान में लोग 2020 में रह रहे हैं, तो इस प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है। अब हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो सेलुलर टेलीफोनों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई और अधिकांश नगर में रहने वाले मध्यम वर्गीय युवाओं के लिए सेलफोन उनके अस्तित्व का हिस्सा बन गया। इस प्रकार सेलफोनों के इस्तेमाल में भारी वृद्धि हुई और इनके इस्तेमाल के तरीकों में भी काफ़ी बदलाव दिखाई देता है। इससे संबंधित कुछ हम उदाहरण को देख लेते हैं तो समझ में आएगा किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। 1988 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मोबाइल टेलीफोनों के लिए पूर्वदत्त नगद कार्डों तथा प्रीपेड कैश कार्ड की खुली बिक्री पर इस दलील के साथ रोक लगा दी कि बहुत से अपराधी लोग भी पूर्वदल नगद कार्डों या इंग्लिश में कहें तो प्रीपेड कैश कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अन्वेषकों को अपराधियों का पता लगाने में कठिनाई होती है। यद्यपि अपराधियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले टेलीफोन कार्डों की संख्या संपूर्ण संख्या की तुलना में एकदम नगण्य है, फिर भी टेलीफोन संचालकों को यह समादेश दे दिया गया कि किसी भी ग्राहक को नगद कार्ड की खुदरा बिक्री से पहले उसके नाम और पते का सत्यापन अवश्य कर लें। निजी संचालकों का मानना है कि वह अपने व्यवसाय का लगभग 50% भाग इस अनावश्यक सत्यापन कारण खो रहे हैं। मोबाइल दूरभाष सेवाओं के नए ग्राहकों की संख्या 1998 में लगभग 50% की कमी आई, जब भारतीय आयकर विभाग ने यह आदेश दिया कि मोबाइल टेलीफोन रखने वाले हर व्यक्ति को आयकर देना चाहिए। यह आदेश इस सोच पर आधारित है कि यदि कोई व्यक्ति मोबाइल टेलीफोन जैसे कोई विलास वस्तु रखने का खर्चा उठा सकता है तो उसकी आय इतनी अवश्य होगी कि उसे आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिए। ये आपका जो उदाहरण है ये 2001 का था। भारत में एक नया उदाहरण लेते हैं। भारत जो है विश्व में मोबाइल फ़ोनों के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए बाजारों में से एक बन गया है। भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं 1995 में, कब से 1995 से प्रारंभ की गई थी। शुरू के 5-6 वर्षों में इसके ग्राहकों में वृद्धि का मासिक औसत 50,000 से 1 लाख के बीच था और दिसंबर 2000 में कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या 5 करोड़ थी। यद्यपि मोबाइल टेलीफोनों के मामलों में नई दूरसंचार नीति 1994 का अनुसरण किया गया, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में समृद्धि की दर जो है धीमी रही, क्योंकि मोबाइल टेलीफोनों अर्थात हैंडसेटों की कीमतें अधिक थीं और मोबाइल टेलीफोनों की शुल्क दरें भी ऊंची थीं। नई दूरसंचार नीति जो कि आपकी 1999 में आती है, उद्योग क्षेत्र में अनेक नए कदम उठाए जो उपभोक्ता हितैषी थे। मोबाइल ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने लगी। 2003 में देश भर में 1.6 करोड़ नए मोबाइल आ गए। इसके बाद 2004 में 2.2 करोड़ और 2005 में 3.2 करोड़ नए मोबाइल फ़ोन आ गए। सितंबर 2006 में भारत के पास 12.344 करोड़ मोबाइल थे। भारत से अधिक मोबाइल फ़ोन 3 ही देशों में थे, यानी चीन जहां पर 40.8 करोड़ मोबाइल थे, संयुक्त राज्य अमेरिका 17.0 करोड़ और रूस 13 करोड़। अब एक उदाहरण और देखिए। एक विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा ND-TV चैनल पर दिए गए एक वक्तव्य ने छात्रों में विरोध भड़का दिया। उपकुलपति ने अपने उस निर्णय का समर्थन किया था जिसके अंतर्गत छात्रों के लिए एक परिधान संहिता या ड्रेस कोड लागू की गई और सेलफोनों पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि छात्रों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन छात्रों ने रोक का समर्थन करने से इनकार किया और अपने पहले सुनिश्चित विरोध के रूप में वे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को हस्तक्षेप करने का अनुरोध कर रहे हैं। ये आपका 2006 का उदाहरण है। तो ये भी क्या है, आपका एक तरीके से सेलफोनों के संबंध में ही बताता है। एक और इससे आगे की यदि हम बात करें तो हम आगे बात करेंगे भूमंडलीकरण और श्रम के बारे में। तो भूमंडलीकरण और एक नया अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की बात करते हैं। तो एक नया अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन जो है वो उभर आया है, जिसमें तीसरी दुनिया के शहरों में अधिकाधिक नियमित निर्माण, उत्पादन और रोजगार किया जाता है। आप अध्याय 4 में बाह्य स्रोतों के उपयोग के बारे में और अध्याय 5 में संविदा के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए नाइके कंपनी का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
नाइके कंपनी 1960 के दशक में अपनी स्थापना के समय से ही बहुत तेजी से विकसित हुई। नाइके जूतों का आयात करने वाली कंपनी के रूप में विकसित हुई। इसके संस्थापक फिल नाइट जापान से जूते आयात करते थे और उन्हें खेल संबंधी आयोजनों में बेचते थे। कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में विकसित होकर के पार राष्ट्रीय निगम बन गई, अर्थात मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। इसका मुख्यालय बेवरटन में पोर्टलैंड ओरेगन के बाहर स्थित था। केवल 2 अमेरिकी कारखाने ही नाइके के लिए जूते बनाया करते थे। फिर 1960 के दशक में नाइके के जूते जापान में बनाए जाने लगे। जब वहां लागत बढ़ी तो उत्पादन कार्य 1970 के दशक के मध्य भाग में दक्षिण कोरिया को स्थानांतरित कर दिया गया। फिर जब दक्षिण कोरिया में मजदूरी की लागत बढ़ी तो 1980 के दशक में उत्पादन को थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला दिया गया। तदुपरांत 1990 के दशक से हम भारत में नाइके के जूतों का उत्पादन कर रहे हैं, किंतु यदि और कहीं मजदूरी अधिक सस्ती होगी तो उत्पादन केंद्र वहां खोल दिए जाएंगे। इस संपूर्ण प्रक्रिया से श्रमिक जन अत्यंत कमजोर और असुरक्षित हो जाते हैं। श्रम का यह लचीलापन अक्सर उत्पादकों के पक्ष में ही काम करता है, जो प्रोड्यूसर हैं। एक केंद्रीकृत स्थान पर विशाल पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन फोर्टवाद अर्थात फोर्टिज्म के बजाय हम अलग अलग स्थानों पर उत्पादन की लचीली प्रणाली फोर्टवादोत्तर या पोस्ट फोर्टिज्म की ओर बढ़ चुके हैं। अब आगे देखें तो अब हम बात करेंगे भूमंडलीकरण और रोजगार के संबंध में। तो भूमंडलीकरण और श्रम के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है रोजगार और भूमंडलीकरण के बीच के संबंधों का। यहाँ भी हमने भूमंडलीकरण का असमान मतलब इनइक्वल प्रभाव देखा है। नगरीय केंद्रों के मध्यवर्गीय युवाओं के लिए भूमंडलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति ने रोजगार के नए नए अवसर खोल दिए हैं। कॉलेजों से नाम के लिए बीएससी, बीएड, बीकॉम की डिग्री लेने के बजाय वे कंप्यूटर के संस्थानों से कंप्यूटर की भाषाएं सीख रहे हैं अथवा कॉल सेंटरों में या व्यापार प्रक्रिया वाह्योपायोजन अर्थात बीपीओ कंपनियों की नौकरियां ले रहे हैं। वे विशाल बिक्री भंडारों अर्थात शॉपिंग मॉल्स में काम करते हैं या हाल में खोले गए विभिन्न जलपान गृहों में नौकरी करते हैं। फिर भी जैसा कि इससे संबंधित एक उदाहरण है कि जो ये दिखाएगा कि रोजगार की प्रवृत्तियां मोटे तौर पर निराशाजनक रही हैं। इसके संदर्भ में ये उदाहरण क्या है कि सबसे अधिक गरीब लोग दक्षिण एशिया में रहते हैं। गरीबी की दर खासतौर पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में ऊंची है। जैसा कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में श्रम और सामाजिक प्रवृत्तियां 2005 नामक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट में कहा गया। इस रिपोर्ट में एशिया क्षेत्र में बढ़ते हुए रोजगार अंतर अर्थात एम्प्लॉयमेंट गैप का स्पष्ट विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि हुई है, मगर उसके अनुसार कार्य के नए अवसर उत्पन्न नहीं हो सके हैं। वर्ष 2003 और 2004 के बीच एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 1.6% यानी 2.5 करोड़ रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई थी, जबकि उनकी कुल संख्या मतलब जिनको रोजगार चाहिए उनकी कुल संख्या कितनी थी 1.588 अरब थी, जो कि 7% से अधिक की वृद्धि दर को देखते हुए थी। तो इससे पता चलता है कि रोजगार की प्रवृत्तियां मोटे तौर पर निराशाजनक ही हैं। अब हम लोग बात करते हैं भूमंडलीकरण और राजनीतिक परिवर्तन के बारे में। तो भूतपूर्व समाजवादी विश्व का विघटन अनेक दृष्टियों से एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था, जिसने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। फलस्वरूप भूमंडलीकरण को सहारा देने वाली आर्थिक नीतियों के प्रति एक विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया। इन परिवर्तनों को अक्सर नव उदारवादी आर्थिक उपाय कहा जाता है। हम पहले यह देख चुके हैं कि भारत में उदारीकरण की नीति के अंतर्गत क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। मोटे तौर पर इन नीतियों में मुक्त उद्यम संबंधी राजनीतिक दूरदर्शिता प्रतिबिंबित होती है, जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि बाजार की शक्तियों का निर्बाध शासन कुशल एवं न्याय संगत होगा। इसलिए यह दूरदर्शितापूर्ण नीति के अंतर्गत राज्य की ओर से विनियमन और आर्थिक सहायता अर्थात आर्थिक सहायता मतलब सब्सिडी दोनों की आलोचना करती है। इस अर्थ में भूमंडलीकरण की मौजूदा प्रक्रिया में राजनीतिक दूरदर्शिता उतनी ही है जितनी कि आर्थिक दूरदर्शिता। तथापि वर्तमान भूमंडलीकरण से भिन्न भूमंडलीकरण की भी संभावनाएं हैं। इस प्रकार हम एक समावेशात्मक भूमंडलीकरण इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन की भी संकल्पना कर सकते हैं, जिसमें समाज के सभी अनुभागों का समावेश होता है। भूमंडलीकरण के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम भी घटित हो रहा है और वह है राजनीतिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रचना तंत्र। इस संबंध में यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, दक्षिण एशियाई राष्ट्र संघ अर्थात आसियान, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन अर्थात सार्क और अभी हाल ही में दक्षिण एशियाई व्यापार संघों का परिसंघ बोर्ड्स
से ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो क्षेत्रीय संघों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का उदय भी एक अन्य राजनीतिक आयाम प्रस्तुत करता है। अंतः सरकारी संगठन एक ऐसा निकाय होता है, अंतः सरकारी संगठन इंटर गवर्नमेंटल एक ऐसा निकाय होता है जो सहभागी सरकारों द्वारा स्थापित किया जाता है, जैसे विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा, और जिसे एक विशिष्ट पारराष्ट्रीय इंटरनेशनल कार्य क्षेत्र पर नज़र रखने या उसे विनियमित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उदाहरणार्थ विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO को व्यापार प्रथाओं पर लागू होने वाले नियमों के संबंध में अधिकाधिक भूमिका सौंपी जा रही है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है WTO के कि अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों अंतः सरकारी संगठनों से इस रूप में भिन्न है कि वे सरकारी संस्थाओं से संबंध नहीं होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन होते हैं, बल्कि स्वतंत्र संगठन होते हैं, बल्कि स्वयं स्वतंत्र संगठन होते हैं जो नीतिगत निर्णय लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठनों में कुछ सबसे प्रसिद्ध संगठन हैं ग्रीन पीस, द रेड क्रॉस और एमनेस्टी इंटरनेशनल, मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आप इनके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भूमंडलीकरण और संस्कृति के बारे में, ग्लोबलाइजेशन और कल्चर के बारे में। भूमंडलीकरण संस्कृति को कई प्रकार से प्रभावित करता है। जो ग्लोबलाइजेशन है वो कल्चर को कई प्रकार से प्रभावित करता है। हम पहले देख चुके हैं कि युगों से भारत सांस्कृतिक प्रभावों के प्रति खुला दृष्टिकोण अपनाए हुए है और इसी के फलस्वरूप वह सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध होता रहा है। पिछले दशक में कई बड़े बड़े सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं जिनसे यह डर पैदा हो गया कि कहीं यह हमारी स्थानीय संस्कृतियाँ पीछे ना रह जाएं। हमने पहले देखा था कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा कूप मंडूक यानी जीवन भर कुएं के भीतर रहने वाले उस मेढक की स्थिति से सावधान रहने की शिक्षा देती रही है जो कुएं से बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता और हर बाहरी वस्तु के प्रति शंकालु बना रहता है। वह किसी से बात नहीं करता और किसी से भी किसी विषय पर तर्क वितर्क नहीं करता। वह तो बस बाहरी दुनिया पर केवल संदेह करना ही जानता है। सौभाग्य से हम आज भी अपनी परंपरागत खुली अभिवृत्ति जो है अपनाए हुए हैं, इसलिए हमारे समाज में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि कपड़ों, शैलियों, संगीत, फिल्म, भाषा, हाव भाव आदि के बारे में भी गर्मागर्म बहस होती है। जैसा कि हम आपको अध्याय 1 और 2 में बता चुके हैं, 19वीं सदी के सुधारक और प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता भी संस्कृत तथा परंपरा पर विचार विमर्श किया करते थे। मुद्दे आज भी कुछ दृष्टियों में वैसे ही हैं और कुछ अन्य दृष्टियों में भिन्न भी हैं। शायद अंतर यही है कि अब परिवर्तनों की व्यापकता और गहनता भिन्न है। अब हम बात करते हैं सजातीकरण बनाम संस्कृत का भूस्थानीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं ग्लोबलाइजेशन, संस्कृत का भूस्थानीकरण। मुख्य रूप से यह दावा किया जाता है कि सभी संस्कृतियां एक समान यानी सजातीय होमोजीनियस हो जाएंगी। कुछ अन्य का यह मत है कि संस्कृत के भूस्थानीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। भूस्थानीकरण का अर्थ है भूमंडलीकरण के साथ साथ स्थानीय का मिश्रण। भूमंडली के साथ स्थानीय का मिश्रण ये भूस्थानीकरण कहलाता है। यह पूर्णतः स्वतः परिवर्तित नहीं होता है और न ही भूमंडलीकरण के वाणिज्यिक हितों से इसका पूरी तरह संबंध विच्छेद किया जा सकता है। यह एक ऐसी रणनीति है जो अक्सर विदेशी फर्मों द्वारा अपना बाजार बढ़ाने के लिए स्थानीय परंपराओं के साथ व्यवहार में लाई जाती हैं। भारत में हम यह देखते हैं कि स्टार, MTV, चैनल V और कार्टून नेटवर्क जैसे सभी विदेशी टेलीविजन चैनल भारतीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स भी भारत में अपने निरामिष और चिकन उत्पाद ही बेचता है, गोमांस के उत्पाद नहीं बेचता, जो विदेशों में बहुत लोकप्रिय हैं। नवरात्रि पर्व पर तो मैकडॉनल्ड्स विशुद्ध निरामिष मतलब जिसमें मांस का प्रयोग नहीं होता, नॉन वेजिटेरियन हो जाता है, नॉनवेज का प्रयोग नहीं करता है। संगीत के क्षेत्र में भांगड़ा पॉप, इंडी पॉप, फ्यूजन म्यूजिक, यहाँ तक कि रिमिक्स गीतों की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखा जा सकता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि भारतीय संस्कृति की शक्ति उसके खुले उपागम में निहित है। हमने यह भी देखा कि आधुनिक युग में हमारे समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता अपनी परंपरा तथा संस्कृत पर सक्रिय रूप से वाद विवाद करते रहे हैं। संस्कृत को किसी ऐसे अपरिवर्तनशील एवं स्थिर सत्व के रूप में नहीं देखा जा सकता जो किसी सामाजिक परिवर्तन के कारण या तो ढह जाएगी अथवा ज्यों की त्यों यानी अपरिवर्तित बनी रहेगी। आज भी इस बात की अधिक संभावना है कि भूमंडलीकरण के फलस्वरूप कुछ नई स्थानीय परंपराएं ही नहीं बल्कि भूमंडलीय परंपराएं भी निर्मित होंगी। अब हम लोग बात करते हैं लिंग और संस्कृत के बारे में।
सांस्कृतिक पहचान के एक निश्चित परंपरागत स्वरूप का समर्थन करने वाले लोग अक्सर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहारों और अलोकतांत्रिक प्रथाओं को सांस्कृतिक पहचान का नाम दे करके बचाव करते हैं। इस प्रकार की अनेक प्रथाएं प्रचलित रही हैं, जैसे सती प्रथा से लेकर के महिलाओं की शिक्षा तथा उन्हें सार्वजनिक कार्यकलापों से दूर रखना, महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण प्रथाओं का समर्थन करने के लिए भूमंडलीकरण का हवा भी खड़ा किया जा सकता है। सौभाग्य से भारत में हम एक लोकतांत्रिक परंपरा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने एवं विकसित करने में सफल रहे हैं, जिससे कि हम संस्कृत को अधिक समावेशात्मक एवं लोकतांत्रिक रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब हम उपभोग की संस्कृति की बात करते हैं। जो उपभोग की संस्कृति है अर्थात कंजप्शन की जो संस्कृति है या कंज्यूमरिज्म की जो संस्कृति है उसके बारे में अक्सर जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हम पहनावे, संगीत, नृत्य, खाद्य आदि की चर्चा करते हैं। किंतु जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृति इन बातों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका संबंध जो है संपूर्ण जीवन शैली से है। संस्कृत के दो रूप हैं जिनका उल्लेख भूमंडलीकरण विषय किसी भी अध्याय में होने चाहिए। वह है उपभोग की संस्कृति और निगमित संस्कृति। सांस्कृतिक उपभोग की उस निर्णायक भूमिका पर विचार कीजिए जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में विशेष रूप से नगरों को एक रूप प्रदान करने की प्रक्रिया में अदा की जा रही है। 1970 के दशक तक उत्पादन उद्योग नगरों की वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाते रहे, लेकिन अब सांस्कृतिक उपभोग मतलब जैसे कला, खाद्य, फैशन, संगीत, पर्यटन अधिकतर नगरों की वृद्धि को एक आकार प्रदान करता है। यह तथ्य भारत के सभी बड़े शहरों में विशाल बिक्री भंडारों, शॉपिंग मॉल्स, बहुविध सिनेमाघरों, मनोरंजन उद्यानों और जल क्रीड़ा स्थलों के विकास में आई तेजी से स्पष्ट होता है। अधिक उल्लेखनीय तथ्य तो यह है कि विज्ञापन और सामान्य रूप से जनसंपर्क के सभी माध्यम एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें पैसा खर्च करना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे ही पैसे को संभाल कर रखना अब कोई गुण नहीं रहा। खरीदारी को समय बिताने की गतिविधि के रूप में सक्रियता से प्रोत्साहित किया जाता है। ब्रह्मांड सुंदरी अर्थात मिस यूनिवर्स और विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड जैसी फैशन प्रतियोगिताओं के समारोहों की उत्तरोत्तर सफलताओं के कारण फैशन, सौंदर्य प्रसाधन एवं स्वास्थ्य उत्पादों से संबंधित उद्योगों की अत्यधिक वृद्धि हुई है। नौजवान लड़कियां ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन बनने का सपना देख रही हैं। कौन बनेगा करोड़पति जैसे लोकप्रिय प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमों से वास्तव में ऐसा प्रतीत होने लगा कि कुछ ही खेलों में हमारा भाग्य बदल सकता है। अब हम लोग निगम संस्कृति की बात करते हैं। निगम संस्कृति प्रबंधन सिद्धांत की एक ऐसी शाखा है जो किसी फर्म के सभी सदस्यों को साथ लेकर एक अद्भुत संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण के माध्यम से उत्पादकता और प्रतियोगात्मकता को बढ़ावा देने का प्रयत्न करती है। ऐसा सोचा जाता है कि एक गतिशील निगम संस्कृति जो है एक गतिशील निगम संस्कृति जिसमें कंपनी के कार्यक्रम, रीतियां एवं परंपराएं सम्मिलित होती हैं या शामिल होती हैं, कर्मचारियों में वफादारी की भावना को बढ़ाती है और समूह एकता को प्रोत्साहन देती है। वह यह भी बताती है कि काम करने का तरीका क्या है और उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया जाए और उनको कैसे पैक किया जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रसार और सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति के फलस्वरूप अवसरों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाने से भारत के महानगरों में ऐसे ऊर्ध्वगामी व्यावसायिक अर्थात प्रोफेशनलों का एक वर्ग बन गया है जो सॉफ्टवेयर फर्मों, बहुराष्ट्रीय बैंकों, चार्टर लेखाकार फर्मों, स्टॉक बाजारों, यात्रा, फैशन डिजाइन, मनोरंजन, मीडिया और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन महत्वाकांक्षी व्यवसायिकों की कार्य अनुसूची अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनके वेतन भत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं और बाजार में तेजी से बढ़ते उपभोक्ता उद्योगों के उत्पादों के वही प्रमुख ग्राहक होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अनेक स्वदेशी शिल्प, साहित्यिक परंपराओं और ज्ञान व्यवस्थाओं को जो खतरा है उसके संदर्भ में ग्लोबलाइजेशन से। सांस्कृतिक रूपों एवं भूमंडलीकरण के बीच एक अन्य संबंध अनेक विदेशी शिल्पों एवं साहित्यिक परंपराओं और ज्ञान व्यवस्थाओं की दशा से दृष्टिगोचर होता है। तथापि यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक विकास ने भूमंडलीकरण के अवस्था से पहले भी परंपरागत सांस्कृतिक रूपों और उन पर आधारित व्यवसायों में अपनी घुसपैठ बना ली थी, लेकिन अब परिवर्तन का अनुपात और उसकी गहनता अत्यधिक तीव्र है। उदाहरण के लिए लगभग 30 थिएटर समूह जो मुंबई महानगर के परेल और गिरगांव की कपड़ा मिलों के इलाके के आसपास सक्रिय थी, अब निष्क्रिय समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि इन इलाकों के मिल मजदूरों में से अधिकांश लोगों की नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। कुछ वर्ष पहले आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के सरसिला गांव और उसी राज्य के मेढक जिले के डुबक्का गांव के पारंपरिक बुनकरों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में आत्महत्या की जाने की खबरें मिली थी। इसका कारण यह था कि इन बुनकरों के पास बदलती हुई उपभोक्ता रुचियों के अनुरूप अपने आप को ढालने और विद्युत करघों जो मशीन से चलने वाले करघे थे से मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करने के कोई साधन नहीं थे।
इसी प्रकार परंपरागत ज्ञान व्यवस्थाओं के विभिन्न रूप जो विशेष रूप से आयुर्विज्ञान और कृषि के क्षेत्र से संबंधित थे सुरक्षित रखे गए हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाते रहे। तुलसी, रुद्राक्ष, हल्दी और बासमती चावल के प्रयोग को पेटेंट कराने के लिए हाल ही में कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो प्रयत्न किए गए उनसे स्वदेशी ज्ञान व्यवस्थाओं के आधार को बचाने की आवश्यकता प्रकाश में आई। इससे संबंधित एक थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। हमारे डोमबारी समुदाय की हालत बहुत ख़राब है। टेलीविज़न और रेडियो ने हमारी रोजी रोटी छीन ली है। हम कलाबाजी तो दिखाते हैं मगर सर्कस और टेलीविज़न के कारण जो अब दूर दराज के गाँव और बस्तियों तक पहुँच गए हैं, हमारे कर्तव्य को कोई देखना पसंद नहीं करता। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हमें अल्पवृत्ति भी नहीं मिलती है, मतलब कुछ भी पैसा नहीं मिल पाता है। लोग हमारा खेल तमाशा देखते तो हैं पर केवल मनोरंजन के लिए। वह हमें उसके बदले में कोई पैसा नहीं देते हैं। वह इस बात की भी परवाह नहीं करते कि हम भूखे हैं, इसलिए हमारा धंधा चौपट हो रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक क्या है, ड्रॉबैक है। फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। भूमंडलीकरण ने जिन विभिन्न और जटिल रूपों में हमारे जीवन को प्रभावित किया है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना आसान नहीं है। ऐसा कोई प्रयास भी नहीं करेगा, इसलिए यह काम आप पर ही छोड़ा जाता है। हमने यहाँ इस अध्याय में उद्योग और कृषि पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा की। आपको भारत में भूमंडलीकरण विस्तार से चर्चा नहीं की है, ठीक है। आपको भारत में भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन की कहानी जानने के लिए अध्याय 4 और 5 पर निर्भर होना होगा। इस कहानी को दोहराते समय आप अपनी समाजशास्त्रीय कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करें और अपने अगल बगल की चीज़ों को समझें और तब आप समझ पाएंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या प्रभाव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है और किस प्रकार से उसने हमारी जीवन शैली को प्रभावित किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।